अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आइए कहानी का आगाज़ करते हैं। और अदब से देखकर आपको अंदाज़ा हो गया कि वो खासा घबराया हुआ था। मैंने चुपते हुए लहजे में इस्तफसार किया, आपने वकील इस्तगासा के एक सवाल के जवाब में यही बताया है ना? जी हाँ, मैंने यही बताया था, उसने जवाब दिया। और ये अंदाज़ा मैंने इसकी चाल को देखकर लगाया था। हमारा ना तो सामना हुआ और ना ही हमारे बीच कोई बातचीत हुई थी। जब आपने मुलजिम को घबराहट आमेज अंदाज में मकतूल के घर के छोटे दरवाजे से निकलकर जाते हुए देखा तो क्या आपको? मैंने ड्रामाई अंदाज में तवक्कुफ करके उसे टटोलती हुई निगाह से घूरा, फिर अपनी बात मुकम्मल करते हुए कहा। मुलजिम की पुश्त पर कोई तख्ती लगी नजर आई थी। वो उलझन ज़दा लहजे में बोला, क्या मतलब है आपका? मतलब ये कि कोई ऐसी तख्ती जिस पर लिखा हो कि मैं खतीजा आंटी के सीने में खंजर घोंप कर उसे मौत की नींद सुलाकर आया हूँ। मैंने बदस्तूर उसकी आंखों में देखते हुए कहा, क्योंकि वकुआ के रोज़ बकौल आपके ना तो आपका मुलजिम से सामना हुआ था और न ही आप दोनों के बीच कोई बातचीत हुई थी। लेकिन आपने वकील इस्तगासा के इस्तफसार के जवाब में बड़े एतमाद के साथ कहा था, ये वही बंदा है जिसने खतीजा को कत्ल किया है। इतना पुरवसूख जवाब तो वही शख्स दे सकता है जिसने अव्वल अपनी आंखों से कत्ल की वारदात होते देखी हो, दोयम इसे कातिल ने खुद अपने इस कारनामे के बारे में बताया हो, सोयम उसने कातिल की पुश्त पर लगी तख्ती पर उसका इकबाल जुर्म पढ़ लिया हो। आप बिल्कुल गलत समझे हैं, वो खफगी आमेज अंदाज में बोला। मैंने मुतहम्मिल लहजे में कहा, आप बिल्कुल सही समझा दें। मैंने वकुआ के रोज़ मुलजिम को घबराए हुए अंदाज में मकतूल के घर से निकलते हुए देखा था, वो वजाहत करते हुए बोला। फिर जब पुलिस ने उसे खतीजा के कत्ल के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया तब मुझे मालूम हुआ कि उसकी घबराहट का राज क्या था। और अभी जो सरकारी वकील ने मुलजिम की जानिब इशारा करते हुए मुझसे सवाल किया तो मैंने कह दिया कि ये वही बंदा है जिसने खतीजा को कत्ल किया है। बस इतनी सी बात है। ओके, हम इतनी सी बात को एक तरफ रखते हैं, मैंने सरसरी अंदाज में कहा। फिर पूछा, सिकंदर साहब बाकी बातों को छोड़ें, सिर्फ ये बताएं कि वकुआ के रोज़ जब आपने मुलजिम को मकतूल के घर से निकलते देखा तो उसने कौन सा लिबास पहन रखा था? शलवार कमीज़, वो जल्दी से बोला। किस रंग का शलवार कमीज़? नीले रंग का। एक लम्हा सोचने के बाद उसने जवाब दिया। बकवास, मैंने दुरुस्त लहजे में कहा। आप सरासर गलत बयानी से काम ले रहे हैं। मुलजिम ने वकुआ के रोज़ हल्के भूरे रंग का शलवार कमीज़ पहन रखा था। मेरी इस बात की तस्दीक इंक्वायरी ऑफिसर भी करेंगे कि गिरफ्तारी के वक्त मुलजिम के बदन पर किस रंग का लिबास था। इस्तगासा का गवाह सिकंदर भाई मेरी डांट सुनकर बगले झाँकने लगा तो जज ने आईओ से इस सिलसिले में इस्तफसार किया। आईओ ने गवाहों वाले कटहरे में आकर मेरे दावे की तस्दीक कर दी। आईओ सच बोलने पर मजबूर था। अगर वो डंडी मारता तो मैं मुलजिम के लिबास के हवाले से 10 अफराद को गवाह बनाकर अदालत में पेश कर सकता था। ये बात आईओ बखूबी जानता था, लिहाजा उसने सच बोलने ही में अपनी भलाई महसूस की। जज ने दीवारगीर क्लॉक की जानिब देखते हुए मुझसे इस्तफसार किया, वकील साहब आपको गवाह से और तो कुछ नहीं पूछना? जनाब आली, मैंने मोतबाना अंदाज में कहा, इस्तगासा के गवाह सिकंदर भाई को गलत बयानी पर मैं दरोगोए दर्जाए अव्वल साबित कर चुका हूँ, लिहाजा वो तो मेरी तरफ से फारिग ही है। अलबत्ता आईओ साहब इत्तेफाक से विटनेस बॉक्स में आ ही गए हैं तो मैं इनसे सिर्फ एक सवाल पूछने की इजाज़त चाहूँगा। जज ने अपने मखसूस अंदाज में कहा, इजाज़त है। आपके पेश करदा चालान में यह भी लिखा हुआ है कि मकतूल के बेडरूम के दरवाजे के हैंडल पर बुरादे के ज़र्रात लगे हुए मिले थे। मैंने आईओ की तरफ देखते हुए कहा, यह क्या मिस्ट्री है मखसूस साहब? वकील साहब, ये मिस्ट्री नहीं बल्कि हिस्ट्री है, वो करारी आवाज़ में बोला, जिससे ये सबक हासिल होता है कि वकुआ के रोज़ मकतूल के बेडरूम में कोई ऐसा शख्स दाखिल हुआ था जिसके हाथों पर लकड़ी का बुरादा लगा हुआ था, यानी कोई कारपेंटर वगैरह। जाए वकुआ से 200 गज के दायरे में 3 कारपेंटर अपनी दुकानें खोले बैठे हैं, आबिद, इलियास और अफजल। मैंने आईओ की आंखों में देखते हुए कहा, लेकिन आपने मेरे मौक्किल और इस केस के मुलजिम आबिद को तख्ता मश्क बनाने का फैसला किया है, इसका कोई ख़ास सबब? बुनियादी सबब तो मुलजिम और मकतूल के दरमियान पाई जाने वाली चपकलिश ही है, उसने जवाब दिया। फिर मकतूल के शौहर और बेटी ने भी मुलजिम पर ही अपने शक का इजहार किया था।
لہٰذا آپ نے اس کیس کو حلوہ جان کر میرے موکل کو گرفتار کر لیا، میں نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ پھر کڑے انداز میں پوچھا، جس دروازے کے ہینڈل پر آپ کو لکڑی کے برادے کے ذرات ملے تھے، کیا آپ نے وہاں سے اس برادے والے ہاتھ کے فنگر پرنٹس اٹھانے کی زحمت کی تھی؟ نہیں، وہ قدرے ڈھٹائی سے بولا، ہم نے اس کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ اگر آپ اتنی سی زحمت کر لیتے تو اصل قاتل تلک پہنچنے میں آپ کو مشکل پیش نہ آتی۔ خیر، میں نے جملہ ادھورا چھوڑ کر کندھے اچکا دیے۔ اس کے ساتھ ہی عدالت کا مقررہ وقت ختم ہو گیا۔ جج نے 10 روز بعد کی تاریخ دے کر عدالت برخاست کرنے کا اعلان کر دیا۔ The court is adjourned۔ منظر اسی عدالت کا تھا اور گواہوں والے کٹہرے میں اس تقاضا کا گواہ عبدالباسط کھڑا تھا۔ عبدالباسط کی عمر 35 کے قریب رہی ہوگی۔ وہ ایک پستہ قامت شخص تھا۔ باسط کے سر کے بیشتر بال اڑ چکے تھے، چندیا کے گردا گرد بالوں کی ایک جھالر سی نظر آتی تھی۔ وہ جب اپنا بیان ریکارڈ کرا کر فارغ ہو گیا تو وکیل استغاثہ نے اس پر ہلکی پھلکی جرح کی، جس کا لب لباب یہ تھا: وقوع کے روز باسط اپنے کسی کام سے ملزم کی دکان پر گیا تھا۔ ملزم نے باسط کو دکان پر بیٹھنے کے لیے کہا اور خود کہیں غائب ہو گیا۔ آدھے پون گھنٹے کے بعد جب ملزم واپس آیا تو خاصا پریشان نظر آتا تھا۔ ملزم نے اس کا کام نہیں کیا اور اگلے دن آنے کو کہا وغیرہ وغیرہ۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد پتہ چلا کہ آنٹی ختیجہ کو کسی نے قتل کر دیا ہے۔ اس کے بعد جب ملزم کو ختیجہ کے قتل کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا تب باسط کو یقین ہو گیا کہ ملزم اسے اپنی دکان پر بٹھا کر آنٹی ختیجہ کے موت کے گھاٹ اتارنے کے لیے گیا تھا۔ اپنی بات پر میں جرح کے لیے وٹنس باکس کے قریب چلا گیا اور استغاثہ کے گواہ کو مخاطب کرتے ہوئے سوال کیا: باسط صاحب، آپ یہ گواہی محبت میں دے رہے ہیں یا بغض میں؟ میں سمجھا نہیں۔ وہ پلکیں جھپکا کر رہ گیا۔ میں نے اتنی آسان سی بات استغاثہ کے گواہ کو سمجھانا ضروری نہ سمجھا اور اگلا سوال کیا: آپ اپنے کسی کام کے لیے ملزم کے پاس گئے تھے؟ میری بیوی نے کئی روز سے میرا جینا حرام کر رکھا تھا، اس نے جواب دیا۔ اصل میں ہمارے فریج کا پٹرا ایک دو جگہ سے مرمت مانگتا تھا۔ پٹرے کی اس خرابی کی وجہ سے فریج ہلتا رہتا تھا۔ میں اسی پٹرے کو ٹھیک کرانے اس کی دکان پر گیا تھا۔ بات کے اختتام پر اس نے ایکیوز باکس میں کھڑے میرے موکل کی جانب اشارہ بھی کر دیا۔ باسط صاحب، آپ کس دن اپنا پٹرا مرمت کرانے ملزم کی دکان پر پہنچے تھے؟ میں نے پوچھا۔ جس روز آنٹی ختیجہ کا قتل ہوا، گواہ نے بتایا۔ اس روز کوئی تاریخ بھی تو ہوگی؟ وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، جی وہ 8 فروری کا دن تھا۔ ویری گڈ۔ میں نے ستائشی نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ بالکل درست تاریخ بتانے کا مطلب تو یہ ہوا کہ آپ کی یادداشت بہت اچھی ہے۔ کیا میں آپ سے اس دن کے حوالے سے چند باتیں پوچھ سکتا ہوں؟ ضرور پوچھیں جناب، وہ سادگی سے بولا۔ میرا حافظہ واقعی بہت اچھا ہے۔ میری بیوی کہتی ہے کہ شاید میں بچپن میں بہت زیادہ بادام کھایا کرتا تھا۔ آپ کے بارے میں آپ کی بیوی کے فتوے کو ہم چیلنج نہیں کریں گے، میں نے معتدل انداز میں کہا۔ اچھی طرح سوچ کر بتائیں، وقوع کے روز ملزم نے کس رنگ کا لباس پہنا ہوا تھا؟ بھورے رنگ کا شلوار قمیض، اس نے جواب دیا، جیسا کہ عام لکڑی کا رنگ ہوتا ہے۔ اور اس دن خاصی تیز دھوپ بھی نکلی ہوئی تھی؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ ہے نا؟ نہیں جناب، وہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، اس دن تو آسمان پر گہرے بادل چھائے ہوئے تھے اور ہلکی پھلکی برسات بھی ہوئی تھی۔ موسم خاصا خنک ہو رہا تھا، شاید یہ کوئٹہ کی ہواؤں کا اثر تھا۔ آپ کی بیوی کی ذہانت کو ماننا پڑے گا باسط صاحب، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ آپ کے بارے میں بھابی کی رائے بالکل درست ہے، واقعی آپ کا حافظہ بلا کا ہے۔ بس جناب، وہ عجیب سے لہجے میں بولا، کبھی غرور نہیں کیا۔ میں نے باتوں باتوں میں عبدالباسط کے منہ سے چند ایسی باتیں نکلوا لی تھیں جن کی روشنی میں سکندر بھائی کی درو کوئی اور آئی او کے بیان کی کمزوری ظاہر ہوتی تھی۔ غرور کرنا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ غرور کا سر ہمیشہ نیچا ہوتا ہے، میں نے اپنی جرح میں تیزی لاتے ہوئے کہا اور پوچھا، باسط صاحب، آپ وقوع کے روز کتنے بجے اپنے فریج کا پٹرا ٹھیک کرانے ملزم کی دکان پر پہنچے تھے؟ یہی کوئی 11 بجے کے قریب، اس نے جواب دیا۔ ملزم نے آپ کو دکان پر بٹھایا اور خود اپنے کسی کام سے کہیں چلا گیا؟ میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جما کر پوچھا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کہاں گیا تھا؟ آنٹی ختیجہ کو قتل کرنے، وہ جلدی سے بولا۔ یہ بات آپ اتنے وثوق سے کیسے کہہ سکتے ہیں؟ میں نے پوچھا۔ آپ تو ملزم کی دکان پر بیٹھے ہوئے تھے، ہو سکتا ہے وہ سبزی وغیرہ اپنے گھر دینے گیا ہو۔ اور حقیقت بھی یہی تھی۔
आबिद ने मुझे बताया था कि वो बासित का काम करना ही नहीं चाहता था, लिहाजा उसे दुकान की रखवाली पर बिठाकर खुद अपने घर सब्जी वगैरह देने चला गया था। वापस आकर उसने बासित से कहा था कि वो पटरा इसकी दुकान पर छोड़ जाए, वो बाद में ठीक कर देगा। अगर वो सब्जी सौदा देने ही अपने घर गया होता तो पुलिस इसे आंटी खदीजा के कत्ल के चक्कर में गिरफ्तार क्यों करती? वो तंजिया लहजे में बोला। चंद रोज पहले आंटी खदीजा से उसका झगड़ा भी हुआ था और उसने आंटी खदीजा को संगीन नताइज की धमकी भी दी थी। तुम कहीं उस वाकये का जिक्र तो नहीं कर रहे जो बीसी की वजह से रूनुमा हुआ था? मैंने चौंकने की अदाकारी करते हुए पूछा। जी जी वही, वो इस बात में गर्दन हिलाते हुए बोला। मुलजिम ने इस रोज आंटी से बहुत बदतमीजी की थी और इसे उल्टी सीधी धमकियां भी दी थी। क्या तुमने भी मकतूल के पास बीसी डाल रखी थी? मैंने सवाल किया। उसने इस बात में गर्दन हिला दी। मैंने पूछा, ये ठंडी पर्ची का क्या मामला है? क्या वाकई नन्हे अदील को इस बेईमानी के लिए इस्तेमाल किया जाता था? ऐसी कोई बात नहीं वकील साहब, वो बुरा सा मुंह बनाते हुए बोला। ये सब मुलजिम के दिमाग का फतूर है। वो आंटी खतीजा से पर्दा करना चाहता था, इसलिए उसने पर्ची को बहाना बना लिया। हम साल हर साल से आंटी के पास बीसी डाल रहे हैं और हमें आंटी से कभी शिकायत नहीं हुई। अगर मुलजिम अपने दावे में सच्चा था तो फिर उसने पर्ची को मोतदिल ही क्यों होने दिया? इसे चाहिए था कि ठंडी ठार पर्ची निकालकर सबको दिखाता। इसकी बात में कोई सदाकत नहीं थी, इसलिए जानबूझकर इसने इतना वक्त लिया ताकि वो लोग इससे कह सकें कि अब तो पर्ची नॉर्मल हो चुकी। दरअसल वो लोगों को आंटी की तरफ से बदगुमान करना चाहता था। ये बात तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं भी मानता हूँ कि मेरे मौकिल ने पर्ची को मुतदिल होने का मौका देकर संगीन गलती की थी। मैंने उसके हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा। इसे चाहिए था कि पहले वो फ्रिज में लगी हुई ठंडी पर्ची को तसले में से निकालकर लोगों को इसकी ठंडक महसूस कराता, फिर झगड़ा शुरू करता। जनाब, ठंडी पर्ची वाला कोई चक्कर था ही नहीं, वो उकताहट आमेज अंदाज में बोला। इसकी बीसी नहीं निकल रही थी और आंटी खतीजा के लिए इसका दिलो दिमाग पहले ही गुस्से से भरा हुआ था, इसलिए इसने ये सारा नाटक किया था। वैसे आपस की बात है, मैंने कुरेदने वाले अंदाज में पूछा। मकतूल और मुलजिम के बीच में असल झगड़ा था क्या? क्योंकि आप पर्ची वाले वाक़ये को तो एक बहाना करार दे रहे हैं। जी बिल्कुल, फड्डेबाज लोगों को लड़ाई झगड़े के लिए मामूली सा बहाना चाहिए होता है और मुलजिम वैसा ही इंसान है, गुस्से का तेज, बददिमाग और झगड़ालू। वो नापसंदीदा नज़र से मेरे मुवक्किल की तरफ देखते हुए बोला। असल मसला इससे पहले इस वक्त शुरू हुआ था जब आंटी ने अपने किचन के किसी काम के लिए मुलजिम से राब्ता किया था, लेकिन इसने दुगना एस्टीमेट दिया। बाद अज़ां वही काम आंटी ने एक दूसरे कारपेंटर से मुलजिम के बताए हुए पैसों से आधे में करवा लिया था। आंटी चूँकि दिल और नीयत की साफ थी, इसलिए लगी लिपटी नहीं रखती थी। बाज़ लोग इन्हें मुँहफट भी कहते हैं। बहरहाल वो थोड़ी देर के लिए रुका, फिर एक गहरी सांस लेने के बाद अपनी बात मुकम्मल करते हुए बोला। आंटी ने मुलजिम की बेईमानी के हवाले से इधर उधर बहुत सी बातें कही थीं जो जाहिर है मुलजिम तक पहुंच गई थीं। उसने कई लोगों से कहा कि वो बहुत जल्द आंटी को इबरतनाक सबक सिखाएगा। फिर पर्ची वाले तनाज़े के मौके पर तो उसने यहाँ तक धमकी दे डाली, अगर 3 रोज़ के अंदर आंटी ने उसकी बीसी वाले पैसे वापस नहीं किए तो नताइज की जिम्मेदारी उसी पर होगी। फिर इस वाक़ये के 5वें रोज़ जो नतीजा बरामद हुआ, इसकी वजह से आंटी तो गई मनोमट्टी के नीचे और ये कमबख्त कत्ल के मुकदमे में फंसा हुआ है। किसी ने सच कहा है, बुरे काम का बुरा नतीजा। अब्दुल बासित ने अभी मुझे जो तफसीली मालूमात फराहम की थी, मैं ये सारी बातें पहले से जानता था। इसके खामोश होने पर मैंने कहा, बासित साहब, अभी आपने किसी दूसरे कारपेंटर का जिक्र किया है। अगर मैं गलती नहीं कर रहा तो मज़कूरा बढ़ई का नाम इलियास है। जी, आपने बिल्कुल ठीक पहचाना। वो जल्दी से सर को असबाती जुम्बिश देते हुए बोला। इलियास ने आधे पैसों में आंटी के किचन का बड़ा शानदार काम कर दिया था। इसका मतलब ये हुआ कि इलियास नहायत ही ईमानदार और अपने फ़न का माहिर शख्स है। मैंने सवालिया नज़र से उसकी तरफ देखा। जी बिल्कुल ऐसा ही है। और मुलजिम आपकी नज़र में एक बेईमान और झगड़ालू शख्स है? मैंने पूछा। उसने अपना साबिक जवाब दोहरा दिया। जी बिल्कुल ऐसा ही है। फिर क्या वजह है कि मैंने उसकी आंखों में देखते हुए तुर्श लहजे में इस्तफसार किया। आप एक ईमानदार और कारीगर कारपेंटर को छोड़कर एक बदतमीज़ और बेईमान बढ़ई के पास अपने फ्रिज का पटरा मरम्मत कराने पहुंच गए थे। एक लम्हे के लिए वो गड़बड़ा गया, लेकिन जल्द ही संभलते हुए बोला,
वो बात दरअसल ये है कि इलियास इन दिनों कराची में था नहीं, लिहाजा मजबूरन मुझे मुल्जिम के पास जाना पड़ा, क्योंकि मेरी बीवी पट्टे की मरम्मत के लिए सुबह शाम मेरे कान खाती रहती थी। लेकिन मैंने कितना कलामी करते हुए कहा, आपके तो दोनों कान मुझे एकदम सलामत नज़र आ रहे हैं, इन पर दांतों से काटने का कोई निशान भी दिखाई नहीं दे रहा। आप समझे ना जनाब, ये बात मैंने महावरतन कही है, वो जल्दी से वजाहत करते हुए बोला। मेरा मकसद ये था कि बीवी मेरा दिमाग खाती रहती थी, मेरा मतलब है कि वो बार बार पटरे को लेकर मेरा दिमाग ख़राब करती रहती थी। समझ गया, मैंने उसके सर की तरफ देखते हुए मायनाखेज अंदाज में कहा। फिर पूछा, वो आपने इलियास के कराची से बाहर जाने की बात भी महावरतन तो नहीं कही? नहीं जनाब, वो नफ़ी में गर्दन हिलाते हुए बोला। इलियास वाकई इस रोज़ कराची में नहीं था। वो कहाँ गया हुआ था? मैंने सरसराते हुए लहजे में इस्तफसार किया। अब्दुल बासित ने जवाब दिया, हैदराबाद। क्या वो खैरियत से हैदराबाद गया था? जी, वहाँ कोई शादी थी, उसने बताया। इसका मतलब तो ये हुआ कि वो खर्चा करने हैदराबाद गया था। ज़ाहिर है जनाब, शादी ब्याह के मौके पर इंसान का खर्चा तो होता ही है ना, वो गहरी संजीदगी से बोला। और अगर शादी किसी करीबी रिश्तेदार की हो तो समझो कि खर्चा दुगना होगा, और इसके साथ ही अगर इस इंसान की बीसी भी निकली हुई हो तो फिर समझ लो कि खर्चा 3 गुना। मैंने मायनाखेज अंदाज में कहा। बीसी के जिक्र पर अब्दुल बासित ने चौंक कर मेरी तरफ देखा, फिर बेसाख्ता उसके मुंह से निकला, आपको किसने बताया कि इलियास की बीसी खुली है? इस किस्म की खबरें मौक्किलात मुझ तक पहुँचाते हैं। मैंने मौक्किल का बड़ा पुरस्कार इस्तेमाल किया था। आबिद मेरा मौक्किल था, जो इस वक्त जुडिशनल रिमांड पर था। इसके नाते नबीला भी एक तरह से मेरी मौक्किल ही थी, लिहाजा मैंने इस्तगासा के गवाह अब्दुल बासित से कोई गलत बयानी नहीं की थी। मैंने मौक्किल की टर्म नबीला ही के हवाले से इस्तेमाल की थी, क्योंकि मकतूल के तमाम तर मामलात की खबरें उसी ने मुझे फराहम की थीं। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, वकील इस्तगासा ने अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाते हुए बाअल्फाज़ दीगर मेरी तफरीह का कबाड़ा करते हुए एहतिजाजी लहजे में नारा मस्ताना बुलंद किया। मेरे फाजिल दोस्त ऐसी बेसरोपा बातें कर रहे हैं जिनका ज़ेर समाअत के से कोई ताल्लुक नहीं है। इनका मकसद इस्तगासा के मौजूद गवाह को हिरासा करना है। अलावा इस किस्म की बहस से अदालत का कीमती वक्त भी ज़ाया हो रहा है, लिहाजा मेरी अदालत से इस्तदा है कि वकील सफाई को ऐसी हरकतों से बाज रहने की तलकीन की जाए। जज ने वकील इस्तगासा को मायूस नहीं किया। इसकी फरमाइश पूरी करते हुए उसने मुझसे कहा, बेग साहब, इस्तगासा के गवाह पर आपकी जिरा मुकम्मल हो गई या मज़ीद कोई सवाल करना चाहेंगे? जिरा तकरीबन मुकम्मल हो चुकी, मैंने सरे तस्लीम खम करते हुए कहा। बस जनाब, आखिरी 1-2 सवाल हैं, और नहायत ही अहम सवालात। बेग साहब, जज सर को आसबाती जुम्बिश देते हुए बोला, प्लीज़ प्रोसीड। बासित साहब, मैं गवाह की जानिब मुतवज्जा हो गया, क्या हमारे दरमियान मजाक का कोई रिश्ता है? नहीं जनाब, बिल्कुल नहीं, वो पूरी कतईयत से बोला। बस तो फिर समझ लें कि मैं बेहद संजीदा हूँ। जिस तरह मुझे ये खबर मिली है कि इलियास कारपेंटर पीसी वाले 30,000 रुपये खर्च करने एक करीबी अजीज़ की शादी में हैदराबाद गया हुआ है, इसी तरह मैं ये भी जानता हूँ कि ये वही बीसी थी जिसके खुलने के मौके पर ठंडी पर्ची वाला तनाज़ा खड़ा हुआ था। 2 रोज़ बाद मकतूल ने इजराह अनायत ये बीसी इलियास कारपेंटर को दे दी थी, और जब आंटी खतीजा का कत्ल हुआ उस रोज़ इलियास कारपेंटर हैदराबाद में शादी के हंगामों में मसरूफ़ था। लेकिन वो बेहद उलझनज़दा नज़र से मुझे देखते हुए बोला, इलियास के हैदराबाद जाने वाली बात तो मैंने आपको बताई है, तो मैंने कब इस हकीकत से इनकार किया है? मैंने सादा से लहजे में कहा, मेरे मौक्किल तो गोश्त पोश्त के जीते जागते ही इंसान हैं, जो आपकी तरह मुझे कुछ न कुछ बताकर चले जाते हैं। जैसे कि अभी अभी मुझे एक मौक्किल ने खबर दी है कि आप, मैंने उसके दिमाग को झटका पहुंचाने के लिए बात अधूरी छोड़ी तो वो माहिए बे आप के मानिंद तड़प कर इस्तफसार करने लगा कि क्या ये कि मैंने सनसनाते हुए लहजे में कहा कि आप हैदराबाद क्यों नहीं गए? ये शादी तो आपके भी अजीज़ों की थी। ये बात आपको किसने बताई? वो हैरत ज़दा लहजे में बोला। मेरे इंकिशाफ पर हैरान होना छोड़ दें बासित साहब, मैंने गहरी नज़र से उसे घूरा। आपको यकीन कर लेना चाहिए कि मैं जो भी कह रहा हूँ वो दुरुस्त है। आप रिश्ते में इलियास कारपेंटर के साले हैं ना? मेरे आखिरी जुमले ने गोया उस पर एटम बम गिरा दिया था। वो इतनी बड़ी हकीकत से इनकार नहीं कर सकता था, लिहाजा मरियल सी आवाज़ में बोला, आप ठीक कह रहे हैं वकील साहब, लेकिन
हैदराबाद में जो शादी चल रही है, इन लोगों से मेरी कुछ नाराज़गी है, इसलिए रिश्तेदारी के बावजूद भी इस शादी में मैंने शिरकत नहीं की। यह आपका ख़ानदानी मामला है और इसका ज़ेर समाअत कैसे कोई ताल्लुक़ नहीं बनता। चुनांचे इस इशू पर बात करके मैं अदालत का वक्त बर्बाद नहीं करूँगा। लम्हाती तवक्कुफ़ करके मैंने तपाने वाली नज़र से वकील इस्तग़ासा की तरफ देखा, फिर अपनी बात को मुकम्मल करते हुए कहा, अब तो मोहब्बत बुग़्ज़ वाली बात आपकी समझ में आ गई होगी बासित साहब। आपके मुल्ज़िम से कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं, लेकिन चूँकि आप इलियास कारपेंटर के साले साहब हैं और इलियास कारपेंटर मकतूल आंटी खतीजा से इन दिनों बहुत करीब चल रहा था, इसलिए आपने सोचा कि आपकी गवाही से ये मामला हल हो जाता है, तो ये करके देख लेते हैं। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? वो उकताहट भरे लहजे में बोला। वो सिटपिटाते हुए अंदाज में बोला कि आप। उसने मुल्ज़िमों वाले कटोरे में खड़े आबिद कारपेंटर की जानिब इशारा करते हुए कहा, आप इसे बचाने की कोशिश करें। बाखुदा, मैंने बेहद संजीदा लहजे में कहा, मैं पिछले 3 माह से अपने मौक्किल की बाइज़्ज़त बर्रियत के लिए ही कोशा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह इस तगोदो में मुझे खातिर खा कामयाबी हासिल हुई है। आपके ताउन के लिए मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। कबल इसके कि अब्दुल बासित मेरी इस बात के जवाब में कुछ कहता, अदालत का वक्त ख़त्म हो गया। मैंने जज की तरफ देखते हुए मोहतबाना अंदाज में कहा, योर ऑनर, इस केस की गाड़ी अब पटरी पर दौड़ने लगी है। मोअज़्ज़िज़ अदालत से मेरी दरख्वास्त है कि कम से कम वक्फे की तारीखें देकर इस केस को जल्द से जल्द निपटा दिया जाए। अदालत की हमेशा से ये कोशिश रही है कि कोई केस खामखा तवालत इख्तियार ना करे। जज ने कहा, हक़ाइक़ अगर तातुल का शिकार हो जाएं तो इनका हुलिया बिगड़ने के इम्कानात पैदा हो जाते हैं। इन करामात के बाद जज ने 10 रोज़ बाद की तारीख देकर अदालत बर्खास्त कर दी। मुल्ज़िम आबिद की बीवी नबीला हर पेशी पर अदालत में मौजूद होती थी। हम अदालत के कमरे से बाहर निकले तो उसने मुझसे पूछा, वकील साहब, आप अब तक की अदालती कार्रवाई से मुतमईन हैं? आपको क्या लगता है? उसके सवाल का जवाब देने के बजाय उल्टा मैंने इसी से सवाल कर डाला, आप भी तो सब कुछ अपनी आंखों से देख रही हैं। मैं ऐसा महसूस करती हूँ कि हम धीरे धीरे कामयाबी की जानिब बढ़ रहे हैं। वो मेरे साथ कॉरिडोर में चलते हुए बोली, लेकिन हमारी रफ्तार काफ़ी सुस्त है। मैं चाहती हूँ कि हम जल्द से जल्द अपनी मंजिल पर पहुँच जाएँ। मैं आपकी इस ख्वाहिश को गलत नहीं कहूँगा, क्योंकि आपके घर का सरबराह पिछले 3 माह से पुलिस और अदालत के चक्करों में फंसा हुआ है। मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, मगर मैं समझता हूँ कि एक हवाले से आप गलतफहमी का शिकार हैं। किस हवाले से? वो चलते चलते अचानक रुक गई। और कैसी गलतफहमी? इस केस को अदालत में लिखे अभी बमुश्किल 3 माह हुए हैं। मैंने उसकी गलतफहमी दूर करते हुए कहा, इस कलील मुद्दत में मैंने कोशिश करके केस को एक ख़ास सिमत में डाल दिया है, वरना कत्ल के मुकदमात में तो साल 6-6 माह ऐसे ही निकल जाते हैं। आप ठीक ही कहते होंगे, वो सादगी से बोली। मेरा कभी अदालती बखेड़ों से वास्ता नहीं पड़ा, ये पहला तजुर्बा है। इंसान तजुर्बात ही से सीखता है, मैंने गहरी संजीदगी से कहा, और तल्ख तजुर्बात कुछ ज़्यादा ही पढ़ा लिखा देते हैं। वो इस बात में गर्दन हिलाकर बोली, जी समझ गई। आइंदा पेशी पर इस्तग़ासा की जानिब से मकतूल की बेटी महजबी को गवाही के लिए पेश किया गया। महजबी वाजबी सी शक्ल सूरत की मालिक एक सांवली सी लड़की थी। उसकी उम्र 20 के करीब रही होगी, ताहम माइल बफर भी बदन की बदौलत वो 25 से कम की दिखाई नहीं देती थी। महजबी को देखकर मेरे जहन में पहला ख्याल यही आया था कि इस अल्लाह की बंदी ने घर की बालाई मंजिल पर स्लिमिंग एंड ब्यूटी जिम सिर्फ और सिर्फ अपनी खातिर खोला था। महजबी का हल्फिया बयान रिकॉर्ड हो चुका तो वकील इस्तग़ासा ने चंद सवालात में उसे फारिग कर दिया। वकील मुखालिफ की जरा का फोकस मुल्ज़िम की गसूली फितरत और झगड़ालू तबीयत पर था, ख़ास तौर पर इसलिए कि मुल्ज़िम ने ख़तरनाक धमकी को हाईलाइट करने की कोशिश की थी। ये इस केस का एक नाजुक पहलू था। अगर किसी मामले में ज़ैद बकर को खौफनाक नताइज की धमकी दे और इसी तेज भरी धमकी की समाअत के गवाह भी मौजूद हों, फिर चंद रोज़ बाद बकर को कत्ल कर दिया जाए, तो ज़ैद की ज़ात को शक के दायरे से खारिज नहीं किया जा सकता। इस किस्म की सूरत हाल में पुलिस सबसे पहले ज़ैद ही को हिरासत में लेगी। आबिद के मामले में भी यही सब हुआ था, और सोने पर सुहागा ये कि मकतूल के फुरसा ने बाकायदा मेरे मौक्किल को कत्ल की इस वारदात का ज़िम्मेदार भी ठहराया था। अपनी बारी पर मैं विटनेस बॉक्स के नज़दीक चला गया और फिर कटहरे में खड़ी महजबी की तरफ देखते हुए पूछा,